Good morning. Today is 31st January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर जो आर्टिकल है ये है ट्रंप से रिलेटेड। ट्रंप ने बैन लगा दिया, 7 मुस्लिम कंट्रीज से लोग नहीं आ सकते अमेरिका के अंदर में। इससे रिलेटेड ये बैन और इससे रिलेटेड इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखिए ये अमेरिका के अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन आजकल जो ट्रंप जो भी कर रहे हैं ग्लोबल रिपरकशंस उसकी देखने को मिल रही है, तो थोड़ा जानना इसके बारे में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीच का जो आर्टिकल है काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। तो पहले वो रिवाइज करेंगे सब कुछ जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, उसके बाद में इस आर्टिकल के नए पॉइंट्स हम निकालेंगे। उसके बाद में जो आर्टिकल है ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो टूटा है उससे रिलेटेड है, तो पॉलिटिक्स का आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे बैंक रन एक कंसेप्ट होता है, तो इकोनॉमिक्स का एक अच्छा आर्टिकल ये है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये रशिया और यूएस के रिलेशंस के बीच में है। तो यूएस और रशिया पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है इंडिया पर ही। फिर भी अब जिस प्रकार से घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं और अमेरिका और रशिया की दोस्ती हो रही है, तो हम पर क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए हमें कंटेक्स्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। ये लैंड यूज पे आर्टिकल ये है, किस प्रकार से जो लैंड का यूज अब बदल रहा है। पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज होता था, अब बिल्डिंग्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, तो उसका क्या इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज पे, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हाँ आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए ट्रंप ने अपना एक डिसीजन लिया, उसने कई तरह के वादे किए थे। ट्रंप ने जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मैं जो मुस्लिम्स माइग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेंट्स आते हैं मुस्लिम कंट्रीज से, उन पे बैन लगा दूंगा। तो अपने इलेक्शन के वादे को पूरे करते हुए उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के अनुसार 7 ऐसा बैन लगा दिया कि 7 मुस्लिम कंट्रीज, जिसमें से ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और येमेन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, 7 हैं। ये 2 नहीं हैं सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ये नहीं है। अभी अभी तक ये 7 हैं सिर्फ। ये कहते हैं कि आगे जो है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान, ये 3 मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जो लिस्ट में नहीं थे, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का भी नाम इस 7 देशों की लिस्ट में ऐड हो सकता है जिन पर ट्रंप ने बैन लगाया है। और इसके अलावा उन्होंने 2-3 चीज़ें और भी करी। उन्होंने जो जो रिफ्यूजीज़ के लिए प्रोग्राम अब यूएस गवर्नमेंट चला रही थी, जैसे असाइलम प्रोग्राम वो चलाए थे, उसको भी सस्पेंड कर दिया, जो सीरिया के रिफ्यूजीज़ के लिए इन्होंने चलाया था। इवन जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं यूएस के अंदर 120 दिनों तक, उन पर भी रोक लगा दी गई। देखिए साफ साफ वो जिन लोगों ने उनको वोट दिया था, यानी कि वाइट्स, जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं वहाँ पे, वाइट्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिनको ये लगता है खासकर कि बाहर से माइग्रेंट्स आते हैं और हमारी जॉब वो ले जाते हैं, उनको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। और इसीलिए उन्होंने अपना इलेक्शन का जो वादा था वो पूरा किया। लेकिन इसके और दूसरे रिपरकशंस भी हैं, सोक्स वेव्स देखने को मिली कई दूसरे सेक्शंस में। क्योंकि देखिए कुछ लोगों का यह कहना है कि इससे जो कुछ लोग, कुछ मुस्लिम्स, यानी जो ट्रंप बार बार कहते हैं रेडिकल, जो मुस्लिम्स की बात कहते हैं, जो रेडिकल जिहाद की जो बात कहते हैं, वो तो और ज़्यादा रेडिकलाइज हो जाएंगे इस बात से, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी उनमें। और एक तरह से देखिए जब भी कोई इस तरह की बात होती है ना, जो लोग इनका माइंड वॉश करते हैं, जैसे आईएसआईएस के बगदादी हैं, तो वो ये सब चीज़ें दिखा के ही तो माइंड वॉश करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए किस तरह से आपके भाइयों से गलत व्यवहार किया जा रहा है, आपको आने नहीं दिया जाता। तो एक तरह से ये तो और ज़्यादा बोनांजा होगा टेररिस्ट को हायर करने में, उनकी रिक्रूटमेंट करने में, क्योंकि और ज़्यादा वो एलिनेट होंगे, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, तो और ज़्यादा रेडिकलिज्म की तरफ जाएंगे। दूसरा जो अमेरिका की सिविल लिबर्टी यूनियन है, वो भी कहते हैं कि ट्रंप ने ऐसा करके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल को ओवररीच किया है। इवन उसके बाद में एक न्यूयॉर्क के फेडरल जज ने ट्रंप के इस डिसीजन पर स्टे लगा दिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इवन वहाँ पे तो आपको पता होगा स्टेट्स हैं, यानी वहाँ पे स्टेट्स जो हैं उनकी अलग कोर्ट्स हैं, और पूरे अमेरिका की यानी फेडरलिज्म की अलग कोर्ट है। हमारे इंडिया में तो एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और नीचे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे इंडिया के अंदर में। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो वहाँ पे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनकी अलग अलग कोर्ट्स हैं, फिर एक बाद में ओवरऑल फेडरल कोर्ट अलग है। तो न्यूयॉर्क के जो फेडरल जज थे उन्होंने भी रोक लगा दी, और कई सारे स्टेट्स में भी इस तरह की रूलिंग देखने को मिली, यानी दोनों तरह की कोर्ट्स में अमेरिका के अंदर में इस पर स्टे लगा दिया गया। अब देखिए ट्रंप ने, ये तो बात साफ है कि ऐसा करके, ऐसा एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में वो गए, क्योंकि 1965 में अमेरिका की कांग्रेस में ऐसा डिसीजन लिया गया था। उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल की पावर होती है उसको लिमिटेड रख दिया था इसके रिगार्डिंग।
1965 में कांग्रेस ने ऐसा डिसीजन लिया था कि कोई भी पर्सन जिसकी रेस, सेक्स, नेशनलिटी या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको हमारे देश में आने से नहीं रोक सकता। ऐसा डिसीजन लिया गया था यूएस की कांग्रेस में 1965 में। हालांकि ट्रंप ने अब जो नया डिसीजन लिया है मुस्लिम कंट्रीज के लोगों को आने से रोकने के लिए, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में ऐसा ये कह रहे हैं। और इकोनॉमिक फॉल आउट भी इसका होगा। देखिए सारे जो वहाँ पे कंपनीज जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, फेसबुक की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सारे जो बंदे हायर करते हैं वो कई जो इनका टैलेंट पूल है इन कंट्रीज से आता है, तो अभी इनको भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए इन्होंने भी इस बात का विरोध किया है और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी जब बात है ये अमेरिका की वैल्यूज़ पर एक तरह से करारा आघात है, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से यूँ कहता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो धर्म को लेकर नहीं है, वो आइडियोलॉजी को लेकर नहीं है, वो जातिपात को लेकर नहीं है, वो एथनिसिटी को लेकर नहीं है। अमेरिका कहता है हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मेल्टिंग पोट को लेकर है, यानी सभी देशों से लोग आकर, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, यहाँ पे आके मिलजुल कर रहेंगे और सिर्फ एक वैल्यूज़ के लिए वो काम करेंगे, वो है पर्सनल प्रॉफिट। यानी जो ह्यूमनिज्म की वैल्यूज़ कह लीजिए, पर्सनल प्रॉफिट की वैल्यूज़ कह लीजिए, कोऑपरेशन की वैल्यूज़ कह लीजिए, इस पर सभी बंदे आकर मिलकर रहेंगे। लेकिन अब आज वही अमेरिका इन वैल्यूज़ को दरकिनार करके इस तरह का बैन लगा रहा है, तो अमेरिका की जो रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी हर्ट हुई है। तो ट्रंप ऐसा करके जो अपनी क्रिश्चियंस रिफ्यूजीज़ को एक तरह से, देखिए उन्होंने सिर्फ मुस्लिम पर बैन लगाया है, लेकिन क्रिश्चियन रिफ्यूजीज़ को वो अब भी आने देंगे, तो साफ साफ जो अमेरिका का सेकुलरिज्म मॉडल है वो भी एक तरह से गड़बड़ा गया है। तो ये पूरा आर्टिकल था, सारा कुछ अमेरिका के बारे में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इस पे, लेकिन ऐसे में और लिंकेज बनाने के लिए इस आर्टिकल का यूज़ है। अगला क्वेश्चन यूनिवर्सल बेसिक इनकम का है। आर्टिकल जो है काफ़ी कुछ इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम कंसेप्ट है क्या, इसके प्रोज कॉन्स क्या हैं, क्या हमारा देश तैयार है इस तरह के कंसेप्ट को अपनाने के लिए हमारे देश के अंदर में। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, वेस्टर्न आइडिया है, हमने डिस्कस किया आर्टिकल्स में कि ये वेस्टर्न आइडिया है। स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम हुआ और वहाँ की जनता ने मना कर दिया, हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं चाहिए। फिनलैंड अभी एक पायलट प्रोसेस चला रहा है, यानी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है फिनलैंड, जिसमें वो अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ पैसे देंगे और आजमाएंगे, मॉनिटर करेंगे कि किस प्रकार से वो यूथ हैं बिहेव कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो कुछ इसके खिलाफ में जो पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। अगर देखिए बेसिक इनकम स्कीम लाते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम्स, तो मोटिवेशन नहीं रहेगा लोगों को कमाने के लिए। वो उन्हें लगेगा कि देखिए पैसे तो मिल ही नहीं रहे हैं, कमाने की आवश्यकता ही क्या है। और काफ़ी सारी स्कीम्स तो ऑलरेडी हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी, जैसे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पीडीएस स्कीम हमारी है, मनरेगा है, तो फिर इसकी आवश्यकता है क्या। आप और एक स्कीम ला रहे हो, अच्छा तो ये होगा या तो आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट अच्छा करिए, या फिर कम से कम ये सारी जो स्कीम्स हैं उनको मिला के एक स्कीम कर दीजिए। तो इस तरह की जो बात हमने पढ़ी थी, हमारे पास पैसा नहीं है, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमें ये लगाना चाहिए पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, फ्यूचर जनरेशन्स को भी फ़ायदा होगा। और इसके पक्ष में भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े थे। जो असमानताएं हैं गरीब अमीर के बीच में बढ़ रही हैं, मशीनी युग आ रहा है इसलिए जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हैं, माइग्रेंट्स काफ़ी आ रहे हैं दूसरे देशों से। तो एक हमारे देश का पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, वैसे ये यूरोप पे ज़्यादा लागू होता है ये पॉइंट माइग्रेंट्स का, क्योंकि यूरोप में जिस प्रकार से माइग्रेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, आप अमेरिका का केस ले लीजिए थे, तो वहाँ के लोकल लोगों को डर लगने लगा है कि अभी उनको यूँ लगता है कि बाहर से जो लोग आएंगे वो हमारी जॉब्स ले जाएंगे, हमारी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हमसे छीन लेंगे। तो इसीलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगा तो अच्छा होगा, तो माइग्रेंट्स से उनको इस तरह की नफरत पैदा नहीं होगी माइग्रेंट्स के खिलाफ में। और इनकम लेवल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जो वेजेस की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है, तनख्वाह लोगों की आज भी कम है, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा हैं, और वो सोशल प्रोटेक्शन उनको बाद में इंश्योरेंस या फिर पेंशन वगैरह का लाभ वो नहीं उठा सकते, इसलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम आवश्यकता है रिटायरमेंट के बाद भी। और एमपी में एक सर्वे हुआ था, तो उसमें 4 रिजल्ट्स निकल के आए कि जिनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम मिली, यानी जिसको इस तरह का जो पुवर्टी लाइन का 1/3 पैसा मिला, वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो सर्वे किया गया था, वहाँ के लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ गया और डिजीज़ वहाँ पे कम हुए और ओवरऑल डेवलपमेंट हुई, स्पिन ऑफ इफेक्ट हुआ, जैसे कि उनको जो पैसा मिला उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उनमें खुशहाली आई उनके परिवारों में। और एक पॉइंट वो भी था कि उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया, डेट चुका दिया। तो आपको पता है कि किसानों पर कर्जा बहुत होता है, इसी की वजह से वो आत्महत्याएं करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इससे इस चीज़ पर भी फ़र्क आएगा कि वो कर्जा अपना चुकाएंगे तो जो सुसाइड्स वगैरह होते हैं वो उनमें कमी आएगी डेफिनेटली। ये सारे पॉइंट्स हैं प्लस के, ये सारे पॉइंट्स हैं माइनस के। अब चलिए इस आर्टिकल में क्या दिया है। ये कहते हैं कि देखिए ये सबसे पहले कहते हैं कि हैरानी प्रकट करने वाली बात तो ये है कि नियो लिबरल्स वो लोग होते हैं जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को
सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो यूं कहते हैं कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, जो कुछ होना चाहिए फ्री मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से होना चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, वो अपनी कर्म की वजह से है, गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। मतलब ना तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हैं न्यू लिबरल्स। उससे पहले लिबरल्स भी थे। आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। शुरू में देखिए, एक होते हैं लिबरल्स। लिबरल्स कहते हैं स्टेट का काम सिर्फ इतना है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बाकी हमें अपना काम करने दीजिए, चाहे कोई गरीब हो या कमी अमीर हो। स्टेट को ये कि लोग कहते हैं आपका क्या लेना देना है। तो ये लिबरल्स पहले थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले थे। थोड़ा सा मैं आपको 30 सेकंड के अंदर कंटेक्स्ट बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले थे तो ये लिबरल्स थे। ये सारे जॉन लोक वगैरह थे, आपने नाम सुना हो तो, ना सुना हो तो कोई खास बात नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1930 से पहले थे। तो 1930 में फर्स्ट रिसेशन आया, जबरदस्त रिसेशन आया। कीन्स था उस टाइम पे, कीन्स जिनकी वेलफेयर इकोनॉमिक स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा कि देखिए स्टेट को इस हाल पे हम नहीं छोड़ सकते कि आप मतलब गरीब होता है तो होए कोई दिक्कत नहीं है, अमीर होता है तो होए कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे तो क्या होता है, अमीर गरीबों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कीन्स फर्स्ट रिसेशन के बाद में 1930 में जो आया था, बहुत जबरदस्त वो रिसेशन था। उसके बाद में वेलफेयर इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कीन्स ने कहा कि देखिए कुछ तो बेसिक मिनिमम वेजेस होने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए ताकि जो गरीब है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। आपको याद होगा उसी कंटेक्स्ट में 1930 के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था। तो हमने डीपीएसपी में, हमारे डीपीएसपी में काफ़ी सारे राइट्स हमने दिए हैं। राइट्स वैसे भी हैं, लेकिन डीपीएसपी में कुछ हमारे पास में रिसोर्सेज की उस टाइम पे कमी थी, तो इसलिए हमने वो डीपीएसपी में रख लिए थे, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं होता डीपीएसपी। तो हमारा कहने का मतलब उस टाइम पे यूँ था कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम ये सारे राइट्स देंगे गरीब लोगों को, जैसे मिनिमम वेजेस, मैटरनिटी रिलीफ, 41 आर्टिकल है, ये सारे आर्टिकल्स की हमने बात कही थी। 45 भी आर्टिकल जैसे जो न्यूट्रिशन लेवल है एससीज के लिए। तो अब लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जब चलता रहा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो 1960-70 का टाइम जब आया तो कबाड़ा हो गया। कबाड़ा कैसे हो गया, स्टेट इतना ज़्यादा सर्विसेज देने लगा जो हमारे डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनको, कि स्टेट के पास में पैसा बचा ही नहीं। एक तरह से स्टेट, आपको पता है डेमोक्रेसी में क्या खतरा होता है। डेमोक्रेसी, कोई भी लोकतंत्र ये होता है, उनको वोट लेने होते हैं। वोट लेने होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं जनता को, क्योंकि उनको लगता है कि जनता को फायदा पहुंचाएंगे तो हमें वोट मिलेंगे, जैसा तमिलनाडु में होता है। लेकिन ऐसा करने से इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है। आपके पास में आप पैसा दे ही दे रहे हो जनता को, लेकिन पैसा ले ही नहीं रहे, टैक्स बढ़ा नहीं रहे आप, तो देश कैसे चलेगा ना। पैसा अगर जनता, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का। हमने पढ़ा था जैसे तमिलनाडु की जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती हैं, फ्री साड़ियाँ, फ्री सब कुछ, इससे उनकी इकोनॉमी तो गड़बड़ा गई ना। यही होता है यहाँ पे। तो उसके बाद में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बाद में जो लिबरल्स दोबारा से, यानी लिबरल्स की बात ठीक लगने लगी, यानी जो लोग पहले ये कहते थे कि स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए, कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, कोई लेना देना नहीं है, तो उन लोगों को 1990 के बाद में कहा नियो लिबरल्स। समझ गए, नियो लिबरल्स। पहले लिबरल्स थे, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाले आए, फिर उसके बाद में 1990 के बाद में आए नियो लिबरल्स। उसके बाद में 1990 के बाद में ये आए थे, तब हमने एलपीजी के रिफॉर्म्स लाए थे, आपको याद होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने कहा कि लिबरलाइजेशन में हमने कहा कि देखिए ठीक है, आप जो इंडस्ट्रीज किसको इस्टाब्लिश करनी है तो आप अपने हिसाब से इस्टाब्लिश कर लीजिए, हमसे आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब रिफॉर्म्स हमने लाए थे। न्यू लिबरल्स का कंसेप्ट है ये। तो न्यू लिबरल्स सब्सिडी को मना करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए न्यू लिबरल्स भी अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक तरह से हैरानी प्रकट करने वाली बात है। फिर उसी हैरानी में ये जाते हैं, ये कहते हैं क्या न्यू लिबरल्स लोगों की कंसाइंस जाग गई है। ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के प्रोजेक्ट्स, पायलट प्रोजेक्ट्स लाए गए जैसे कि फिनलैंड में, वहाँ पर ये बात निकल के आई कि जो गरीब लोग हैं उनको कैश देना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि उनको ट्रेडिशनल वेलफेयर जैसे कि सब्सिडी वगैरह दी जाए। तो आगे कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ा मिथ तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में यह है कि यह जो इनइक्वलिटीज़ है, या फिर जो जिस प्रकार से लेफ्ट इंडोर्स करते हैं, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की वो आवाज़ उठाते हैं कि इनकम्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि देखिए अमीर लोगों से पैसा लेकर गरीब लोगों को देना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो तब होता है ना जब ये दो कंडीशंस फुलफिल करता है। एक तो ये कि इस स्कीम के लिए आप ज़्यादा टैक्स लगाते अमीर लोगों पर, लेकिन आप ऐसा नहीं लगाओगे। दूसरी बात ये होती कि अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर ये होता तो ये होता कि देखिए आप अब ऑलरेडी जो स्कीम्स का फायदा जो गरीब लोग उठा रहे हैं जैसे कि पीडीएस, मनरेगा, आप उनको तो चलने ही देते, बल्कि और ज्यादा पैसे दे रहे हो आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत में। ऐसा नहीं कर रहे कि आप पहली जो स्कीम्स है उनको बंद करके अब ये नई स्कीम चला रहे हो यूबीआई। समझ गए, मतलब सरकार को ऐसा करना चाहिए। अगर मजे तो तब आते ना जब वो पहले स्कीम्स है उनको चलने दिया जाए और ये एक नई स्कीम चलाई जाए, तब तो इनको फायदा होता, तब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है।
फिनलैंड में भी देखिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयड जो यूथ को पैसे दिए गए थे, वो पैसा तो उनको पहले ही मिल रहा था, थोड़ा बहुत तो थोड़ा बढ़ा दिया, उनको एक भत्ता मिलता था, यानी बेरोजगारी भत्ता उन यूथ को पहले से ही मिल रहा था, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने नाम दे दिया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मजे तो तब आते हैं ना जब उनको पहले से जो भत्ता मिल रहा है उसके अलावा उनको नए पैसे दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट अभी इंडिया में जो चला रही है, गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है यह दिख रहा है कि जो पहले से कई सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, जैसे कि मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट, उन सबको एक छतरी के नीचे ले आओ और कह दो, इसको नाम दे दो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम है। इवन जो 3 लोग हैं, ये अरविंद सुब्रमण्यम जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, देवेश कपूर और पार्थम मुखोपाध्याय, ये याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं, इन्होंने भी कहा था कि सब्सिडीज में गवर्नमेंट स्पेंड करती है 1,80,000 करोड़, और इससे क्या होता है कि देखिए डायरेक्ट 70 मिलियन हाउस होल्ड्स को ये जो पुअर्टी गरीबी रेखा से नीचे उनको ये दिए जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि अच्छा तो ये है कि इनको डायरेक्टली कैश दे दिया जाए, या देखिए डायरेक्टली कैश दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिला के ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, सेम बोतल नहीं है, शराब वही पुरानी है, पुरानी शराब नई बोतल में परोस के दे रही है गवर्नमेंट, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा कुछ नहीं लाने वाली है। फिर अब ये बात कहते हैं कि देखिए बस इन्होंने सेम बातें वही हैं, वर्ड या ऐड कर दिया यूनिवर्सल। तो अब देखते हैं यूनिवर्सल ये सही में ऐड करेंगे, मतलब पहले तो सिर्फ देखिए जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है कुछ ही लोग इनका फायदा उठा पाते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट अब देखना ये है कि सही में इसको यूनिवर्सल करेगी, मतलब देश का हर एक सिटीजन को कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अब ये आवाज उठाते हैं, मतलब क्वेश्चन उठाते हैं कि है क्या आखिरकार जो बेसिक इनकम है वो होती क्या है। बेसिक इनकम तो वही है जो हमारी डेली की जरूरत की वस्तु है उसका ख्याल रख सके, यानी मिनिमम वेजेस आप कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप डिफरेंस बताइए कि मिनिमम वेजेस और जो एक लिविंग वेजेस होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। मिनिमम वेजेस एंड लिविंग वेजेस आपने सुना होगा, डिफरेंस बताना है आपको इन दोनों के बीच में। तो ये कहते हैं कि देखिए मिनिमम वेजेस अगर आपको पता हो तो आप बेसिक इनकम निकाल सकते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक डिसीजन लिया था जिसमें वो जो नॉन स्किल्ड की और जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स की जो मिनिमम वेजेस है उनको बढ़ा के 9100 एक महीना करने का डिसीजन लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हालांकि देखिए ये इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है ये कहते हैं कि देखिए 9100 एक महीना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट कतई इतना 9,000 रुपये हर एक बंदे को तो पूरे देश में नहीं देगी, ना ही उनके पास में देने के लिए पैसे हैं। तो आखिरकार 4800 रुपये एक महीने, 4800 एक महीने वो देगी, तो ये ठीक ठाक मिनिमम वेजेस है अगर काउंट करें तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से। लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं देगी, गवर्नमेंट देगी तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से जो गरीबी रेखा है एक दिन में 33 रुपये जिसके पास में हो वो गरीब नहीं है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट पैसा देगी। तो उसके हिसाब से भी बैठेंगे 1,1250 रुपये एक महीना, यानी 1,01250 एक महीने के। तो इसी हिसाब से पैसे बैठेंगे 12,000 से 15,000 रुपये एक साल तक के। तो इससे गवर्नमेंट को खर्चा आएगा 11 से 12% जीडीपी पे। और अभी फिलहाल जितनी गवर्नमेंट सब्सिडी की स्कीम्स चला रही है उससे खर्चा आता है 4 से 4.5%। ठीक है, समझ गए आप? कहने का मतलब ये है कि 9100 रुपये एक महीना नहीं देगी, ना ही 4800 देगी जितना मिनिमम वेजेस के हिसाब से देगी, सिर्फ 33 रुपये अगर चलाती है स्कीम तो भी, और उस पर भी गवर्नमेंट को खर्चा आएगा 11-12% जीडीपी पे। और अभी जो गवर्नमेंट सब्सिडी की स्कीम्स चला रही है उस पर खर्चा आता है 4 से 4.5% जीडीपी का। तो फिर भी देखिए 3 ऑप्शंस हैं अब गवर्नमेंट को जीडीपी पर खर्चा कम करने के लिए। एक तो देखिए वो एडिशनल कुछ टैक्स रेवेन्यू यानी टैक्स बढ़ा दे, ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी क्योंकि फिलहाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं और डिमोनेटाइजेशन के बाद में इकोनॉमी को स्टिमुलस देना है, तो ये टैक्स रेवेन्यू है वो नए टैक्स लगा के तो गवर्नमेंट कभी नहीं बढ़ाएगी। दूसरा कि फिजिकल बर्डन को कम कर दिया जाए और यूबीआई में से यू हटा दिया जाए, यानी यूनिवर्सल की बजाय में सिर्फ कुछ ही लोगों को ये दी जाए स्कीम्स, तो यू हट गया। उसके बाद में एक और स्कीम आती है कि उसको थोड़ा और पैसे कम कर दिए जाएं, तो बी भी हट गया, बेसिक भी हट गया, तो रह क्या गया? सिर्फ यू भी हट गया, बी भी हट गया, तो रह क्या गया इसमें? इनकम रह गई। इनकम तो उनके हिसाब से पहले से ही सब्जेक्टिव है। फिर ये कहते हैं कि देखिए आखिरकार ये सेम बात ये कहते हैं, बी भी गया और यू भी गया, तो फिर कुछ रहा ही नहीं इसमें। फिर ये कहते हैं कि देखिए कुछ नहीं करने जा रही गवर्नमेंट, एक वही पुरानी चीज़ें जो हैं, पुराने प्रोग्राम्स हैं, कम से कम अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो उन्हीं प्रोग्राम को, जैसे पीडीएस है, मिड डे मील स्कीम्स हैं, मनरेगा स्कीम्स है, इन्हीं को अच्छा कर दे, उन्हीं को एकदम से इनको जो फंड्स मिलते हैं वो सस्टेनेबल मिल जाए तो वही अच्छा होगा। ये बात ये बाद में वे फॉरवर्ड में भी कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ये बात लेके क्यों आई है यूबीआई की, तो 2 रीजन इसके लिए कहते हैं
कौन से दो रीजन्स हैं? एक तो ये कहते हैं कि देखिए, एक गवर्नमेंट जो लोगों को जोड़ना है गवर्नमेंट को ग्लोबल फाइनेंस से, तो उसके लिए ये कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश है गवर्नमेंट की, या फिर सोची समझी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले वो लाए, देखिए उन्होंने, सरकार जन धन योजना लेकर आई और बैंक खाते खोले गए लोगों के। उसके बाद में लोगों को आधार कार्ड से जोड़ा गया। लेकिन अब एक चीज़ की कमी थी तब तक, किस चीज़ की? कि लोगों को बिहेवियर को चेंज करना था। बिहेवियर फिर भी लोग नहीं यूज करना चाहते थे बैंक खातों को, और नहीं यूज करना चाहते थे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। अब नोटबंदी के बाद में सरकार ने उसी स्ट्रेटजी के तहत में लोगों का बिहेवियर भी चेंज कर दिया, और अब यूबीआई एक फाइनल नेल है इस पूरे स्ट्रेटजी में। तो ये देख लीजिए, जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। और एक और जो दूसरा रीजन ये देते हैं, तो पहला रीजन है, दूसरा ये रीजन देते हैं कि देखिए, सरकार हमारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में एक बात को लेके जो लड़ाई चल रही है, आप कह सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं, वो है डब्ल्यूटीओ को लेके। डब्ल्यूटीओ के जो सब्सिडीज, डब्ल्यूटीओ में एक जो केस चलता है बार बार जब भी जो नेगोशिएशंस होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, खास करके इंडिया को कहते हैं कि आप जो लोग किसानों को सब्सिडी देते हैं या फिर फूड पे सब्सिडी आप वो देते हैं, जैसे हम देते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सब्सिडी देते हैं, तो उसको आप कम कीजिए। डेवलप्ड कंट्रीज हमको कहते हैं उसको आप कम कीजिए, और हम हमेशा इसको मना करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जो फूड सफिशिएंसी के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम ला करके डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड कंट्रीज के दबाव के आगे झुक रही है। समझ गए आप? यानी पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा हमको कहते थे कि आप अपनी सब्सिडी कम दीजिए, और हमेशा हमने इस चीज का विरोध किया है। तो ये कहते हैं कि अब इंडिया यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर लाती है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज के दबाव के आगे झुक रहे हैं। तो आगे है, देखिए, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड यही है कि देखिए, जो दूसरी स्कीम्स हैं इस तरह की, जैसे मनरेगा या फिर पीडीएस वगैरह, इससे एक लीगल और सोशल अकाउंटेबिलिटी आती है। यानी फूड ग्रेन्स तो देना ही पड़ता है ना, कुछ भी हो, तूफान आए, आंधी आए, आपको जो है मिनिमम जो फूड ग्रेन्स है वो तो देना ही पड़ेगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है। लेकिन जो पैसे देने की बात है, तो पैसे तो डिले हो जाता है। आप ओल्ड एज की यानी बुढ़ापा पेंशन की बात कर लीजिए, या फिर जो विडो पेंशन है, विधवा पेंशन की बात कर लीजिए, ये लेट हो जाती हैं ये पैसे तो। लेकिन वो स्कीम्स हैं, फूड वगैरह, ये लेट नहीं होते। तो गवर्नमेंट को यही स्कीम्स अच्छे से चलानी चाहिए। और जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह की ये बात कहते हैं, और कुछ नहीं। बाकी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो ये मुझे इसलिए हमने ज़्यादा डिस्कस किया क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है इस टॉपिक की। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, मेंस में, इंटरव्यू में, और बहुत अच्छा कंसेप्ट ये है। आगे देखिए, बैंक रन का एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि बैंक रन होता क्या है, और क्या हमारे जो बैंक्स हैं वो बैंक रन से सफ़र कर रहे हैं, क्या स्टेप्स ऐसे लिए जाएं जिससे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ये पिक्चर्स हैं, देखिए, 1929 के रिसेशन की। सारे लोग बैंक के पास में इकट्ठा हुए हैं अपना अपना पैसा निकलवाने के लिए। उनको लगता है कि ये बैंक्स हैं वो डूब जाएंगे। तो ये बैंक रन आखिरकार होता क्या है? देखिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बैंक इस पे एक इंटरेस्ट देगा और हमारा पैसा सेफ है वहाँ पे, और कुछ इनकम भी हो जाएगी क्योंकि कुछ ब्याज बैंक हमें देगा, 4% जो अभी है सेविंग अकाउंट पर। और बैंक को यूं लगता है कि देखिए, बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कराया, मान लीजिए 1000 लोगों ने पैसा जमा करा दिया बैंक्स के अंदर में। तो बैंक्स को लगता है कि, और ये सच भी है, बैंक को पता है कि 1000 के 1000 लोग तो एकदम से पैसा निकलवाने नहीं आएंगे एक ही टाइम पर। तो बैंक्स क्या करता है, बैंक कुछ पैसे अपने पास में रखता है, जिसको काफ़ी सारे टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। SLR पर्टिकुलर फॉर्म में, CRR वहाँ पे देता है, वो जैसे ये टर्म्स हैं। CRR कुछ पैसा RBI के पास में बैंक्स को रखना पड़ता है, उसको CRR कहते हैं। और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गोल्ड की फॉर्म में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, उसको कहते हैं SLR। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक डूब ना जाए, इसलिए ये जो है बचाने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो बैंक्स को लगता है कि देखिए, 1000 के 1000 लोग तो एक समय में पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, इसलिए वो बैंक्स लोन देना स्टार्ट कर देता है इन 1000 लोगों के पैसे से। क्योंकि बैंक को लगता है कि हम इनको अगर पैसा देंगे, इंटरेस्ट दे रहे हैं 4% पे, तो हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो बैंक करता है, लोन देना स्टार्ट कर देता है, और बीच में कमीशन खा जाता है। यानी इनको 4% ब्याज दिया तो खुद 8-10% पे लोन देना, होम लोन, एजुकेशन लोन देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक चीज एज्यूम करता है, बार बार इस बात पे ध्यान देना, कि उसको बैंक्स को पता है कि 1000 के 1000 लोग एक टाइम पे तो पैसा जमा कराने नहीं आएंगे। लेकिन आप सपोज कीजिए, मान लीजिए कुछ ऐसा डर फैल गया और सारे लोग बैंक्स के पास में आ गए और कहने लगे कि आप हमारा पैसा दीजिए। लाइन लग गई, जैसे इस तरह की लाइन लग गई, तो बैंक्स के पास में पैसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक ने तो लोन के रूप में और लोगों को दे रखा है, वीजा माले जैसे लोगों को दे रखा है, और वो भाग गए लोन लेके। तो अब होगा क्या?
इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को कहते हैं बैंक रन। यानी कस्टमर्स अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं बैंक से, लेकिन बैंक के पास में पैसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक ने कस्टमर्स का पैसा दे रखा है लोन के रूप में किसी और को, तो बैंक्स के पास में देने के लिए पैसा नहीं है, वो बैंकरप्ट हो जाएगा, और ये है बैंक रन सिचुएशन। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिंपल भाषा में इसे हम समझेंगे। ये देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, एक सेकेंड, हाँ, ये अभी फिलहाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नोटबंदी के बाद में आपको पता है जो अरजित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर है, उनको एक पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने बुलाया गया था। तो उनसे पूछा गया क्या बैंक रन कर रहे थे इसलिए आपने नोटबंदी वो करी, इंप्लीमेंट करी? मतलब ये सिर्फ जो ब्लैक मनी तो बहाना है। क्या आपके बैंक फेल होने वाले थे और आपको लगता था कि बैंक्स के पास में पैसा देने के लिए है ही नहीं, तो आपने सोचा कि सारा पैसा बुला लेते हैं, वापस डिपॉजिट करवा लेते हैं और बाद में उस पर लिमिट लगा देंगे, तो इसलिए आपके बैंकरप्ट होने से फेल हो जाएंगे। तो ये नया कंसेप्ट है, समझ गए आप? तो अब देखते हैं दोबारा इसको। जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रोक दिया कि उन्होंने कहा कि देखिए नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा उनको, क्योंकि उनको पता था देखिए कि इस तरह की जो बातें हैं जो ना तो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर डर फैल जाए पब्लिक में कि बैंक फेल होने वाले, जैसे आज हमको पता लगे कि आईसीआईसीआई बैंक फेल होने वाला है, तो आपके जो आप में से जिसके अकाउंट्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, आप तुरंत जाओगे एटीएम से पैसा निकलवाओगे, और इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट समझते हो? डोमिनो इफेक्ट ये होता है, देखिए एक सेकेंड के, ताश के पत्तों की तरह, एक ताश का पत्ता गिरता है, लाइन में खड़े हैं तो सारे ताश के पत्ते गिरते हैं, तो इसमें अगर एक बैंक फेल होता है ना तो बाकी बैंक भी फेल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक वाले सिर्फ निकलवाएंगे, सबको डर लगता है कि बैंक डूब रहे हैं, तो बैंक डूब गए तो हमारी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, रह क्या जाएगा। तो इसीलिए मनमोहन सिंह ने एक तरह से मना ही कर दिया उनको कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन आप मत पूछिए। तो देखिए, वैसे जो सबसे बड़ा अगर जवाब दिया होता अरजित पटेल ने, तो उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को समझाया होता। 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वो इसीलिए आए थे, वो लेमन ब्रदर्स जो बैंक था अमेरिका का फेल हो गया था, आपको याद होगा। उसके बाद में ही जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, अब आरबीआई यानी एक साल में 2 बार ये रिपोर्ट निकालता है और पूरी मॉनिटरिंग रखता है कमर्शियल बैंक्स पे भी, किस तरह से वो फंक्शनिंग कर रहे हैं, क्या वो फेल हो रहे हैं, क्या वो सफल हो रहे हैं, क्या उनमें खामियां हैं। और ये रिपोर्ट जाती है एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की एक सब कमेटी है, वो इस पूरी रिपोर्ट को मॉनिटर करती है। तो आपको बताना है इसका चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट जो काउंसिल है इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका आंसर आपको देना है। अब ये बैंक रन ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब 2 टर्म्स हैं देखिए जो हमने पहले बताई थी। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर और सीआरआर में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए आप। सीआरआर का यहाँ पे यूज नहीं है लेकिन बस फायदा हो जाएगा, यूं समझ लीजिए। देखिए, अब इस बात का डर तो रहता ही है ना आरबीआई को, बैंक्स को भी, कहीं ऐसा ना हो कि देखिए लोग पैसा जमा कराने आ जाएं, पैसा निकलवाने आ जाएं और आपके पास में पैसा ही ना हो। तो सेफ्टी के लिए बैंक्स को कुछ पैसा आरबीआई के पास में कैश की फॉर्म में जमा कराना पड़ता है, कि आरबीआई कहता है कि देखिए आप कुछ पैसा हमारे पास लेके आइए, हम आपका पैसा रखेंगे, ताकि अगर एकदम से कस्टमर ज्यादा आ जाए तो आप पैसा हमसे ले लीजिएगा, आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है और हम आपको दे देंगे। इस चीज को कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये देखिए इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता, यानी एक बैंक्स कई बार कहते हैं कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया, इंटरेस्ट रेट इस पे नहीं मिलेगी। और दूसरे एक टर्म होती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंक्स को कुछ अपना जो पैसा रखना पड़ता है अपने पास ही, आरबीआई के पास में नहीं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, अपने पास ही। और किस फॉर्म में? 3-4 फॉर्म में रख सकता है। देखिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो या फिर गोल्ड हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो, इन 2-3 फॉर्म में। और उसके बाद में देखिए ये इसका भी यही फायदा होता है कि इसकी लिक्विडिटी, यानी जब भी जरूरत पड़े इनको आसानी से जो है लिक्विडिटी की जो अवेल करवाई जा सके, और लोगों को अगर लोग कोई पैसा निकलवाने आते हैं एकदम से ज़्यादा तो उनको उनका पैसा दी जा सके। यानी बैंक्स की सेफ्टी इंश्योर करती हैं ये 2-3 चीज़ें। और एक और चीज़ है, वो आपने पढ़ी तो होगी लेकिन इस पर कभी आपने ध्यान दिया नहीं होगा ज़्यादा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब देखिए ये काफ़ी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाना आने वाले 1-2 मिनट के लिए। देखिए ये एक तरह से ये भी प्रोटेक्शन टूल है बैंक्स को फेल होने से बचाने के लिए। इसमें बैंक्स की जितनी कैपिटल होती है उसका कुछ % हिस्सा जितना वो लोन देते हैं बैंक्स को अपने पास में रखना पड़ता है। जैसे इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं वो तो कहती हैं कि देखिए 8% रखना चाहिए, लेकिन हमारे बेसल नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन हमारी जो बैंक्स हैं वो रखते हैं 9%। यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था, कॉमर्शियल जो भी बैंक्स लोन देते थे, अब मैं आपको देखिएगा एग्जांपल के तहत मैं बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए बैंक की कैपिटल है 100 रुपये और काफ़ी सारे लोगों का पैसा है, लेकिन वो इनके पास में काफ़ी है, यानी लोगों की उधारी है। अब जो भी बैंक लोन देता है ना, कॉमर्शियल लोन मान लीजिए या फिर फार्मर्स का लोन मान लीजिए,
तो उनको ना कुछ परसेंटेज रिस्क लगाना पड़ता है। जैसे फार्मर्स है, उनको लगता है कि फार्मर्स अभी सूखा है तो फार्मर्स लोन वापस नहीं देंगे, तो 30% मान लीजिए रिस्क है कि वो लोन वापस नहीं आएगा। ऐसे ही हर एक लोन पे इनको कुछ परसेंटेज रिस्क लगाना पड़ता है। मान लीजिए देखिए 500 रुपये इन्होंने लोन दिया गवर्नमेंट ट्रेजरी को, अब गवर्नमेंट को लोन दिया तो 0% रिस्क है, उनको पता है गवर्नमेंट का पैसा तो वापस आएगा ही। यहां पे देखिए पिक्चर में 500 रुपये गवर्नमेंट को दिए तो 0% रिस्क है, लेकिन कॉर्पोरेट्स को दिया तो इनको लगता है 10% रिस्क है, मतलब कोई ना एक आधी छोटी मोटी कंपनी फेल हो सकती है। स्मॉल बिजनेस को दिया तो रिस्क 20% है। तो इस प्रकार से अब इन सबको गुणा भाग करके 500 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 300 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1500 को 20 से, तो टोटल आएगा 700। समझ गए? इतना जो है कंज्यूमर का पैसा था, 100 इनकी खुद की इनकम थी। अब क्या करेंगे, जितना 700 आया, जितनी इनकी कैपिटल है 100 डिवाइडेड बाय 700 और इंटू में 100, तो ये आ गई हमारी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो है 14%। समझ गए? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी इसको जो हमने पहले टर्म डिस्कस करी थी, क्या नाम था इसका, एक सेकेंड, ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो भी कहते हैं और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं, दोनों नाम से इसे पुकारा जाता है। तो ये होती है टीयर 1 कैपिटल प्लस में टीयर 2 कैपिटल अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट। समझ गए? अब देखिए हमने अभी ये एग्जाम्पल से निकाल लिया 14% है, अब ये तो टेक्निकल टर्म्स है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है। अब काफी देखिए, अब हमने यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लिया था कि बैंक्स की कैपिटल होती है 100 रुपये, हमने एग्जाम्पल माना था, लेकिन इन्होंने कॉम्प्लेक्स करके चीजें दो तरह की कैपिटल्स दिखा दी बैंक्स की। एक होती है बैंक की कैपिटल टीयर 1 कैपिटल, जिसमें शेयर्स होते हैं जिससे आसानी से लिक्विडेट किया जा सकता है, दूसरी ज्यादा सिक्योर नहीं होती। तो दो तरह की कैपिटल्स होती है, अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रिस्क वेटेड एसेट हमने यहां से निकाला था, देखिए गुणा भाग करके जितने लोन दिया है और कितना रिस्क है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्क वेटेड एसेट आ जाएगा। तो दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। यानी कैपिटल एडिक्वेसी यानी 100 रुपए का लोन देंगे तो 14 रुपए अपने पास में रखने पड़ेंगे। इस तरह से ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा। और आगे देखिए दो तरह के रिस्क ये कहते हैं, एक होते हैं क्रेडिट रिस्क, एक होता है लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क वो होता है कि देखिए जब किसी को लोन देते हैं तो वो लोन ना चुका पाए, उस चीज को कहते हैं क्रेडिट जो है रिस्क। और कोई देखिए लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि कोई यानी कस्टमर्स अपना पैसा लेने आ जाएं लेकिन उनके पास में बैंक्स के पास में उनके लिए देने के लिए पैसा ना हो, तो ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। समझ गए? दोबारा से बताता हूं, थोड़ा इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है इसलिए बार बार मतलब कंसेप्ट क्लैरिफाई करने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए पता नहीं लगता ना, सामने अगर आप बैठे होगे तो मुझे पता लग जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो मैं ही बोलता जा रहा हूं, पता ही नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रेडिट रिस्क ये होता है कि देखिए जब बोरोवर्स को यानी वीजे वाले टाइप को लोगों को पैसा देते हैं लेकिन वापस में आती नहीं, उधारी इनके पास में वापस नहीं आती बैंक्स के पास में, इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि कस्टमर्स अपना पैसा लेना जाएं बैंक्स के पास में और ये बैंक्स के पास में पैसा नहीं हो देने के लिए, इस चीज को कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो ये बाद में कई सारे डेटा हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट आई थी उसमें इन्होंने काफी सारी चीजें कही, जैसे जो एनपीएस हैं वो बढ़ रहे हैं बैंक्स के और रिटर्न्स हैं वो भी घट रहे हैं। ये देखिए एक रेशियो है ग्रोस एनपीएस टू ग्रोस एडवांसेस, वो घट रही है, मतलब बढ़ रही है। एनपीएस बढ़ रहे हैं 5.2% से लेकर 10.69% होगा नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए, प्राइवेट के लिए होगा 2.10 टू 2.83। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है कि एनपीएस बढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न्स घट रहे हैं और रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन इक्विटीज पे भी घट रहे हैं। इक्विटीज मतलब बैंक्स के अंदर में काफी लोगों का पैसा लगा होता है, इवन गवर्नमेंट का पैसा जैसे एसबीआई में है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी घट रहा है। कहने का मतलब देखिए देसी टर्म्स में साफ साफ है कि प्रॉफिट है वो घट रहा है और जो एनपीएस है यानी नुकसान बढ़ रहा है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है। और बाद में क्या कहते हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, देखिए जो इनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई ना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इस चीज पर कि क्रेडिट रिस्क है वो बढ़ता ही जा रहा है। डोमिनो इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया था, किस प्रकार से एक बैंक फेल होगा तो बाकी बैंक भी फेल होंगे। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 10 बैंक्स पे, 10 डिफरेंट सिनेरियोज इन्होंने डिस्कस किए और बाद में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि अगर एक टॉप बोरोवर है बैंक का फेल हो जाता है तो एक बैंक फेल हो जाएगा, अगर दो टॉप बोरोवर अगर फेल हो जाएंगे जैसे विजय माल्या टाइप के 2 बैंक फेल हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल्स के साथ डिफरेंट सिनेरियोज में देखते हैं कि अगर कोई टॉप बोरोवर्स है, कोई टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स अगर वो फेल हो जाता है तो कितने बैंक्स पे हमारे पे असर पड़ता है। तो उसमें काफी गंभीर परिणाम देखने को आए और कहते हैं कि क्रेडिट रिस्क जो रेशियो है वो काफी गंभीर है, यानी एनपीएस बहुत ज्यादा है। अगर कंपनियां फेल हो गई जिनको लोन दे रखा है बैंक्स ने, तो हमारे बैंक्स भी फेल हो जाएंगे। एक और सिनेरियो ये डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी रिस्क सिनेरियो। उसमें भी इस एक्सपेरिमेंट में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में था उसमें भी यही पाया कि जो अगर हम ज्यादा पैसा निकलवाते हैं बैंक से तो क्या बैंक पैसा दे पाएंगे, तो एकदम से। तो उन्होंने पाया अपने एक्सपेरिमेंट में कि ज्यादा पैसा एकदम से निकलवाते हैं तो बैंक्स के पास में पैसा है ही नहीं कस्टमर्स को देने के लिए, तो बैंक्स फेल हो जाएंगे हमारे। तो ये रिपोर्ट में पाया गया। समझ गए आप? दोनों रिपोर्ट में देखा दोनों तरह से हमारे बैंक्स फेल हो रहे हैं।
आगे आता है कि देखिए जो हमारे नए जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने भी देखा कि जो स्टेट इंटरवेंशन है बैंकिंग के अंदर में नहीं होनी चाहिए और ये सारे रिपील कर देने चाहिए। जो एसबीआई का एक्ट, नेशनलाइजेशन एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं वो रिपील करने देने चाहिए। और ये हम दोनों डिस्कस किया अभी टीयर 1 कैपिटल क्या होता है और टीयर 2 कैपिटल, जो हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को डिस्कस किया था। तो टीयर 1 कैपिटल काफ़ी सिक्योर होती है, कॉमन शेयर्स इसमें होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स और हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें तो देखिए डेट होता है, यानी कर्जा वगैरह, उसका तो खतरा है ना, डूब सकता है वो। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड देखिए साफ साफ यही है कि जमसन है कि हमारे जो बैंक्स हैं वो सिक्योर नहीं हैं और एक तरह से इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आए और लिमिट लगा दी। नोटबंदी की तो बहाना है ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, ये कहते हैं कि 24,000 की लिमिट लगा दी ताकि जो बैंक्स के पैसा है वो अंदर ही अंदर घूमता रहे, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स भी वो ले आए, ताकि डिजिटली तो आप किसको पैसा दे सकते हो ना, कैश में हो सकता है कि बैंक्स के पास देने के लिए पैसा नहीं हो, लेकिन नंबरिंग में तो दे ही सकते हैं, वो बात अलग है, उस पर इन्फ्लेशन वगैरह कुछ आएगा, इसलिए डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की भी शुरुआत की गई है। तो ये पूरा आर्टिकल था बैंक रन से रिलेटेड। और आगे देखिए रशिया और यूएस के आर्टिकल से रिलेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा यूएस और रशिया के बीच में कौन कौन से इश्यूज हैं, ये कहते हैं क्या जो ट्रंप है वो रशिया के साथ रिलेशन ठीक कर सकते हैं। तो देखिए डाइवर्जेंस कौन कौन से हैं। डाइवर्जेंस ये है कि सैंक्शंस लगाए थे क्रीमिया को लेकर रशिया पे, नाटो तंग करता है और रशिया कहता है कि नाटो हमें तंग करता है। स्नोडन ने शरण ले रखी है, भगोड़ा है यूएस का स्नोडन और रशिया में शरण ले रखी है। ईरान न्यूक्लियर डील दोनों ने मिलकर साइन करवाई थी, लेकिन अभी ट्रंप अगर ईरान डील को निरस्त करते हैं तो रशिया इसके खिलाफ में जा सकता है। प्लस क्या है, चाइना को काउंटर करना है यूएस को, इसलिए वो रशिया का साथ ले सकते हैं। आईएसआईएस पे यूएस और रशिया एक साथ आ सकते हैं टेररिज्म के मुद्दे पर। और ये भी चीज़ देखिए, ये भी एक प्लस पॉइंट ही है, साइबर हैकर्स ने सहायता करी थी ट्रंप की जीतने में, तो अब ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो इनके रिश्ते अच्छे होने की संभावना है। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन डाइवर्जेंस किस लिए है? देखिए रशिया आज का रशिया नहीं है, रशिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और जब तक कि ट्रंप नाटो को हटाते नहीं है तो रशिया मानने वाला है नहीं। और क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम्स भी हैं, देखिए कि किस प्रकार से अगर ट्रंप ठीक करने लगेंगे रशिया के साथ में टाइज, तो यूएस के अंदर में एक तरह से कोहराम मच जाएगा, उनके अपनी पार्टी के लोग इस बात का विरोध करने लगेंगे। और कन्वर्जेंसेस किस किस मुद्दे पर हैं? यूएस का जो मेन दुश्मन है वो चाइना है और चाइना बड़ी प्रॉब्लम है आज इकोनॉमी टर्म्स में भी और सिक्योरिटी के टर्म्स में भी। क्रिश्चियन देश हैं, अभी दोबारा से क्रिश्चियन में बूम आ रहा है रशिया के अंदर में, मतलब हाईलाइट हो रही है बहुत ज़्यादा धर्म। और यूएस के अंदर में भी जैसा आपने देखा कि अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि मुस्लिम्स पर बैन लगाने की बात हो रही है और क्रिश्चियंस को आने देने की बात हो रही है। तो दोनों कंट्री क्रिश्चियंस हैं तो एक साथ आ सकते हैं। और रशिया अभी इतना बड़ा डेंजर खतरा नहीं है यूएस की सुपरमेसी के लिए, तो इसलिए दोनों देश साथ आ सकते हैं। तो ये पूरे आर्टिकल्स था, कन्वर्जेंस भी डिस्कस किए, डाइवर्जेंस भी हमने डिस्कस किए। अगला जो आर्टिकल है वो है लैंड यूज से रिलेटेड। देखिए ये कहते हैं कि लैंड यूज किसके, बेसिक सा एग्जांपल देते हैं कि पहले आदिमानव की तरह रहते थे, फिर खेती करने लगे तो वहाँ पे सिटीज़ बस गई। तो सबसे पहले ये पौधे का भी नाम देते हैं, होलोसीन पौधा था, तो 11,500 साल से पहले। आज लैंड यूज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, हम खेती करते हैं, सिटीज़ बस गई हैं, ग्राउंड वाटर को हम ज़मीन से निकलवाते हैं। तो आज का जो ईरा है वो है एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन में क्या है, आज के जो ईरा में जियोलॉजिकल एज जो है आज की, इससे हमारी जो एक्टिविटीज से क्लाइमेट पे फर्क पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देते हैं, 500 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट काटा जाता है हर साल। और इवन आप इंडिया का भी ले लीजिए कि हमारी जो सिटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, ना सिर्फ अंदर अंदर बल्कि बाहर सब अर्बन एरियाज भी हमारी सिटीज़ कैप्चर करती जा रही हैं। और ये तो देखिए काफ़ी कंटेस्टेड है, हम एक सिटी का कचरा जाता है वो पेरी अर्बन एरियाज़ में, यानी जो सिटी का बाहर का एरियाज होता है वहाँ पे पहले फॉरेस्ट थे, लेकिन आज में उनको काटे के लिए कचरा यानी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं, पूरे सिटीज़ का गंद वगैरह वहाँ पे घेर दिया जाता है। तो लैंड यूज़ देखिए कितना लैंड हमारा है वो डिग्रेड हो रहा है। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जो है पैटर्न होता है ग्रोथ का। अगर मुंबई की बात करें तो देखिए बेस्ट था, यानी बसेस और ट्रेन नेटवर्क अच्छा था, उसके बेस पे ग्रोथ करी। हैदराबाद और बेंगलुरु में ऐसा नहीं हो सकता था, यहाँ की बाहर के एरिया में कोर एरिया को ना छोड़ के बाहर के पेरी अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आया वो ऑटो लेट ट्रांसपोर्ट, यानी ऑटो, आपको पता होगा ऑटो जो होते हैं और कई बार तो एक ही वर्ड पे अटक जाते हैं ऑटो तो ऑटो लेट ट्रांसपोर्ट था। चेन्नई का केस देख लीजिए, गुरुग्राम का केस देख लीजिए। और चेन्नई में आपको पता है वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है ऑटोमेशन का, गुरुग्राम में कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके सब की? इम्प्लीकेशन देखिए ये है कि पुवर्टी जो है पुवर्टी काफ़ी ज़्यादा आती है इससे, फूड प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स, जॉब्स, ये सब जो बेसिक पॉइंट्स हैं बच्चा भी लिख देगा। मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को लिखने में कभी दिक्कत नहीं आती इकोसिस्टम बेकार हो रहा है, कुछ नया नहीं है इस आर्टिकल में, सबको पता है इकोसिस्टम बेकार हो रहा है, क्या नया है इस चीज़ में।
ग्रीब इफेक्ट होते हैं और इकोसिस्टम उनकी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो भी देखिए काफ़ी ज़्यादा आती हैं इससे। लेकिन जो लैंड डिग्रेड होता है, देखिए जो क्लाइमेट चेंज में चेंज, जो हमारी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है उसमें तो काफ़ी साल लग जाते हैं क्लाइमेट चेंज में, लेकिन लैंड जो चेंज होता है, लैंड का यूज पैटर्न चेंज होता है, उससे तो लोकली काफ़ी पैटर्न ही चेंज हो जाता है, जैसे जो अर्बन हीट आइलैंड और इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करो, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करो और इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स को ठीक करो, कॉम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। मतलब एक तरह से ये पॉइंट तो हमें टाइम वेस्ट होते हैं, सबको पता है पानी बचाओ, ग्राउंड वाटर को बचाओ, इसको बचाओ, ये पॉइंट भी अगर हम नहीं लिख सकेंगे तो दिक्कत है। और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। एक आर्टिकल हमारा रह गया, मेरा बहुत ज़्यादा गला सूख गया, तो जो न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो है हम उसमें वो इकोनॉमिक्स टाइम्स का बचा हुआ आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।